Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 27 जनवरी 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी के और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप लोगों को ये वीडियो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि डेली बेसिस पर हम लोग बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर साथ ही साथ जितने भी आर्टिकल डिस्कस करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर आप लोग अपने मेंस एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो। फिर वीडियो के लास्ट में हम लोग वन वर्ड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं, मतलब कि वीडियो अच्छे से सुनना है आप लोगों को। लास्ट में मैं आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा, इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। लास्ट में इसको सॉल्व करना जिसकी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व कर पाया हूँ। देखो इन क्वेश्चंस को लगाने का सिर्फ और सिर्फ मेन पर्पस बस इतना ही है कि आप वीडियो को अच्छे से सुनो, कंसंट्रेशन के साथ सुनो, फोकस के साथ सुनो और लास्ट में इनको सॉल्व करो। अब हम क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे। देखो इन क्वेश्चंस का डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है, तो मैं आपको बता देता हूं कल की आंसर कीज ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे और कितने गलत किए थे। पहला क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में एक लेटेस्ट सर्वे हुआ है और उस सर्वे ने बताया कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर के शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। उस सर्वे का नाम क्या है? तो उस सर्वे का नाम है ICE 360 सर्वे 2021। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो वेव होती है मतलब जो पानी की लहर होती है। देखो एक वेव होती है बहुत खतरनाक, सिंपल वेव से दुगनी पावरफुल होती है, वो और ज़्यादा मजबूत होती है। तो यहाँ पर उस वेव को हम क्या बोलते हैं? उसको फ्रैक वेव या रोग वेव बोलते हैं। और आपको मालूम होगा इसके बारे में कल ही हम लोगों ने डिटेल्ड डिस्कशन किया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, देखो करेंटली अभी यहाँ पर ऑयल स्पिल को लेकर अगर कोई तेल फैल जाता है तो उसको रोकने के लिए, हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो प्रॉपरली आज के टाइम पर कोई लॉ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत के अंदर इसके रिगार्डिंग लॉ है। तो वो कौन सा है? तो वह है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान ऑफ 1996। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि हाल ही में एक कमिटी ने, आप कह सकते हो कि रिकमेंडेशन दिया कि एक हमारे पास इंडियन एनवायरमेंटल सर्विस होनी चाहिए जहां पर लोगों को रिक्रूट किया जाए जो कि एनवायरमेंट के ऊपर फोकस कर सके। अब ये जो पूरा का पूरा रिकमेंडेशन है ये कमिटी के अंदर कौन से हेड ने दिया था? तो यहां पर उनका नाम है TSR सुब्रमण्यम। ये TSR सुब्रमण्यम कमिटी का ही रिकमेंडेशन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, जो ऑयल कोटेड बर्ड्स हैं, मैरीन मैमल्स हैं, इन लोगों की जान चली जाती है हाइपोथर्मिया की वजह से। तो क्वेश्चन ये था कि हाइपोथर्मिया एग्जैक्टली क्या होता है? तो हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी के टेम्परेचर के अंदर काफ़ी तेजी से गिरावट हो जाना, मतलब नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा डाउन हो जाता है टेम्परेचर और इस कंडीशन में यहाँ पर व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। क्लियर हुआ? नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोग अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे चर्चा की गई है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको पता होगा 24 जनवरी को हम लोग इस पूरे गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि हाँ 24 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली पूछा जाए कि यहाँ पर ये कौन से दिन पर सेलिब्रेट होता है। क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं विमेन इश्यूज को लेकर, ठीक है। और विमेन इश्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखो इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। और ये आर्टिकल PIB पे आज मेंशन हुआ है, आप देख पाओगे गवर्नमेंट की वेबसाइट है PIB, डायरेक्टली सरकार यहाँ पर डेटा को पब्लिश करती है, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। अब ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा? तो GS पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक मेंशन है, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, वेमेंस इश्यूज, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। अब एक एक करके बात करेंगे। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना होगा, जो ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है इसको पहली बार बनाया गया था 2008 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू। इसका मेन फोकस यही है कि जो हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनका हम लोग एक सोसाइटी के अंदर एक स्टैंडर्ड लेवल को डेवलप करें।
ठीक है। और साथ ही साथ जो फीमेल फेटिसाइड देखने को मिलता है वो कम से कम कर सकें। अभी क्या होता है मैं अभी आप लोगों को आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आगे भी इसके बारे में चर्चा हुई भी है, ठीक है। तो विमेन के रिगार्डिंग, गर्ल्स के रिगार्डिंग एक अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग फोकस करें। इसी वजह से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर। उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे एक वेबिनार हुआ है जिसका नाम है सेव द गर्ल चाइल्ड। ये वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के थ्रू, और इस वेबिनार का भी मेन मकसद यही है कि जो गर्ल चाइल्ड के राइट्स हैं उसको प्रमोट करें, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाएं कि आज के टाइम पर जो गर्ल्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, एजुकेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके हम लोग, तो इसको लेकर यहां पर चर्चा की गई थी इस वेबिनार के अंदर। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अब यहां पे आता है मेन पॉइंट कि आखिरकार गर्ल चाइल्ड को कौन कौन से इश्यूज यहां पर आज के टाइम पर फेस करने को मिलते हैं, तो एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलना। पहला इशू यहां पर है फीमेल इन्फेंटिसाइड या फिर फोर्टिसाइड। ये होता क्या है? ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बढ़ने का मतलब क्या है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखो, फीमेल फोर्टिसाइड या फिर इन्फेंटिसाइड का मतलब ये होता है कि यहां पर मान लो एक मदर है, ठीक है, मदर के पेट में, मदर के वॉम में, कोक के अंदर यहां पर आप कह सकते हो एक बच्चे ने जन्म लिया और वो फीमेल है, तो मदर के वॉम में ही यहां पर उस बच्चे को मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, ठीक है। तो द टर्म फीमेल फोर्टिसाइड मींस किलिंग द फीमेल फोटस। किसको? फीमेल फोटस को मारना है। यहां पर ध्यान रखना, फीमेल फोटस के ऊपर ध्यान रखा है, फीमेल फोटस को किल कर देना मदर की वॉम में ही, इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी की आपको यह देखने को मिलेगी रिगार्डिंग द इश्यूज रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड, ठीक है। और ये जो फीमेल फोर्टिसाइड है काफी हद तक बढ़ चुका है आज के टाइम पर। मैंने आपको बताया इसके पीछे के कई कारण हैं। एक कारण तो यही होता है कि सन का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, मतलब बेटे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू द बेटी। ये चीजें यहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद होती क्या है, दूसरा प्रॉब्लम आता है जो सेंसस है 2011 का, वो ये बताता है कि अभी हम लोगों ने देखा लोएस्ट एवर सेक्स रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर होता क्या है, हाई और लो सेक्स रेशियो हम लोग को बताता है डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी के अंदर कि जेंडर ऑफ पर्सन को लेकर कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर एक इम्बैलेंस को दर्शाता है ये। इसका मतलब है कि आप देख पाओगे 2001 के अंदर, आप यहां पर देखना 2001 के अंदर यहां पर जो गर्ल्स हैं उनकी पॉपुलेशन 78.8 मिलियन के आसपास देखने को मिली, और वहीं पर जो 2011 का सेंसस था ये पता चला ये पॉपुलेशन घटकर 75 हो चुकी है, 75.8। मतलब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हो, 3 मिलियन गर्ल्स मिसिंग हो चुकी हैं इस पूरे गैप के बीच में। तो इतनी गर्ल्स यहां पर मिस हुई, इतनी गर्ल्स का यहां पर जन्म ही नहीं हो पाया। आप कह सकते हो ये हम लोग देख पाते हैं लोएस्ट एवर सेक्स रेशियो हम लोग देख पा रहे होंगे। मतलब 2011 का सेंसस बताता है कि यहां पर मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द फीमेल, ठीक है। मतलब बॉय की पॉपुलेशन, लड़के की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द गर्ल, आप लोग ये कह सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ना कि फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट आते हैं अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। अगेन आपने देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही हैं बच्चियों के थ्रू आज के टाइम पर। पहली प्रॉब्लम आपको पता चल गई है, अच्छे से क्लियर हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम आती है चाइल्ड मैरिज की। देख पाओगे हर साल लगभग 1.5 मिलियन जो गर्ल्स हैं अंडर 18 उनकी शादी हो रही है, ठीक है। मतलब 18 साल से कम उम्र में शादी हो रही है, दैट इज वाई इसको चाइल्ड मैरिज भी बोला गया है। और इसके अंदर लगभग आप कह सकते हो बहुत सारी गर्ल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स भी हैं, 15 से 19 की यहाँ पर एज है, वो भी आज के टाइम पर काफ़ी हद तक मैरिड हैं ऐसा बताया गया। तो चाइल्ड मैरिज भी काफ़ी बड़ा है। अब आपको कि चाइल्ड मैरिज डिक्लाइन हुआ है, बिल्कुल। यहां पर आप देखो कुछ डेटा हम लोग को बताता यह है, जो हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है वो 2015 और 16 के बीच में बोलता है कि चाइल्ड मैरिज 27% का देखने को मिला है, और 2019-20 में चाइल्ड मैरिज 23% का हो गया। थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, डेफिनेटली गिरावट हुई है, मतलब चाइल्ड मैरिज कम हुई है, लेकिन यहां पर जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हो पाया। क्योंकि आप डेटा देख पा रहे होंगे 2015 से 2020 के बीच में लगभग 4-5 साल के अंदर 23% तक ये पहुंचा है। अगेन यहां पर मैंने जैसा बताया कि ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। हाँ, थोड़ा सा यहां पर गिरावट है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो चाइल्ड मैरिज इंडिया के अंदर क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, जहां पर जो एक तरीके से फीमेल या फिर आप कह सकते हो गर्ल है, गर्ल की जो एज है वो 18 से कम होती है और बॉय की एज 21 से कम होती है। अगर इस क्राइटेरिया के अंदर शादी करवा दी जाती है तो उसको चाइल्ड मैरिज बोला जाता है। अभी इसको बदलने के बारे में चर्चा की जा रही है ना। तो आप लोग बताओ क्या यहाँ पर चेंजेस करने के बारे में चर्चा की जा रही है, नीचे आपको बताना है कि आखिरकार क्या चेंजेस होने वाले हैं या क्या चेंजेस करने के बारे में डिस्कशन चल रहा है। देखते हैं आप लोग कितना ज़्यादा अवेयर रहते हो। उसके बाद
यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर एजुकेशन को लेकर देखने को मिलेगा। जो गर्ल्स की आज के टाइम पर एजुकेशन है वो यहाँ पर देख पाओगे वो उस कैटेगरी के अंदर भी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है, उनको प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं की जा रही है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। बहुत सारी गर्ल्स जो कि पढ़ाई कर रही होती हैं, स्कूल में होती हैं, लेकिन उनकी शादी फिक्स कर दी जाती है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी सफ़र कर रही है। उसके बाद एक कोट आप लोगों ने सुना होगा, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, इफ़ यू एजुकेट अ वेमेन यू एजुकेट अ नेशन। आप लोगों ने डेफिनेटली इस कोट के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर वेमेन एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हो। इनफैक्ट वेमेन एजुकेशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जो भी वेमेन एजुकेटेड होंगी वो ज़्यादा यहाँ पर एबल होंगी, ज़्यादा सक्षम होंगी आगे इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को। उसके बाद यहाँ पर जो भी वेमेन एजुकेट होंगी, इससे यहाँ पर आप कह सकते हो ज़्यादा एबिलिटी बढ़ेगी कि गरीबी कम होगी। तो ये अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। अगर वेमेन एजुकेटेड होंगी तो यहाँ पर जो बच्चों की यहाँ पर कम उम्र में डेथ हो जाती है वो भी यहाँ पर कम होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख पाएंगे। तो वेमेन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कि आज के टाइम पर प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, तो अपने आप में भी ये एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलेगा। अगला इशू यहाँ पर क्या है, वो है हेल्थ एंड मॉर्टेलिटी। देखो जो गर्ल्स हैं इंडिया के अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आप कह सकते हो, ये अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक भेदभाव हो रहा है गर्ल और बॉय के बीच में, तो अगेन ये एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। और यहाँ पर गर्ल्स इसी चीज़ को फेस कर रही हैं। अगर हम लोग बात करें जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है गर्ल्स के लिए वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप कह सकते हो कि बॉयज से 8.3% हायर देखने को मिलेगा गर्ल्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी का मतलब है 5 साल से कम उम्र के अंदर बच्चे की डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग अंडर 5 मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर गर्ल्स की जो ये मोर्टेलिटी रेट है ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बॉयज़। यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जैक्टली बताया है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको जरूर लिख सकते हो। मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स बता दिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर गर्ल्स फेस कर रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इसको अपने पास जरूर नोट डाउन कर लेना, हेडिंग जरूर डाल लेना। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा की गई है नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी को लेकर। तो डिस्कशन होगा नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी क्या होती है। आज के टाइम पर बहुत सारे ब्रेसलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे पेंडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर यहाँ पर रेडियो एक्टिव आपको देखने को मिलेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छे से, क्या क्या एग्जैक्टली बताया जा रहा है। तो आर्टिकल द हिंदू के अंदर रिसेंटली आया था, संडे में यहाँ पर साइंस एंड टेक के पेपर पर इसको कवर किया गया था कि आज के टाइम पर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वेरेबल्स के अंदर, वेरेबल्स मतलब जो भी आप लोग चीज़ें पहनते हो, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, और वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा गलत है, और आने वाले टाइम पर लोग उससे सफ़र हो सकते हैं। कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ आगे। तो फिलहाल ये न्यूज़ में क्योंकि हाल ही में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है न्यूक्लियर सेफ्टी रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी रेडिएशन प्रोटेक्शन नीदरलैंड की अथॉरिटी है, इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने बताया कि आज के टाइम पर बहुत सारे वेरेबल प्रोडक्ट्स हैं। वेरेबल प्रोडक्ट्स मतलब जो कि पहने जाते हैं, चाहे वो पेंडेंट हो गया, नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट हो गया, तो क्लॉथ भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और वो रेडियो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि इंसान की जान के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। अब ये आर्टिकल आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ का टॉपिक भी है, एनवायरमेंट का टॉपिक भी है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का टॉपिक भी है। ये वाला जो टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर आता है। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग बात करें नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी क्या है। देखो यहाँ पर होता क्या है, जो भी आप लोग का पर्सनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है आगे मैं बताऊंगा। तो कोई भी यहाँ पर पर्सनल प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप लोग देख पाओगे क्या देखने को मिलेगा, आपको नेगेटिव आयंस देखने को मिलेंगे, और बोले मतलब कि आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डाल देते हैं इसके अंदर, तो इससे कहीं ना कहीं जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक नुकसान होती हुई नजर आएगी। हालांकि बोला यह भी जाता है अगर थोड़े मात्रा में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ किया जाए तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, लेकिन थोड़े मात्रा में, है ना। तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कौन कौन सी चीज़ों के अंदर, बहुत सारे रिस्ट बैंड हो गए, ठीक है, पेंडेंट हो गए, क्वांटम पेंडेंट आप लोग देख पाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार के पेंडेंट आते हैं, ठीक है, इनके अंदर आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया ब्रेसलेट्स आते हैं, और उसके बाद रिस्ट बैंड आते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे आप चीज़ें देख पाओगे जैसे कि यूरेनियम, थोरियम जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यूरेनियम, थोरियम का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। आपको मालूम होगा न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है,
है ना। और ये सारा रेडिएशन, इसमें से रेडिएशन निकलता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। और वो जो रेडिएशन निकलता है वो कितना ज़्यादा हानिकारक होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, वो भी यहाँ पे पता होगा। नहीं पता है तो अभी थोड़ी देर में 1 से 2 मिनट में सब कुछ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि देखो जो ये नेगेटिव आयन है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है इंसान के अंदर। मतलब मैंने आपको बताया ना, इसके दो पहलू हैं। एक तो नेगेटिव आयन बोला जाता है कि इसके काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपके मूड को ये अच्छा करेगा, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स को और ज़्यादा अच्छा करेगा, आपका जो एक तरीके से स्ट्रेस है वो कम करेगा, स्लीपिंग और ज़्यादा बेटर बनाएगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को और ज़्यादा बेटर बनाएगा। तो ये सारे फायदे हो सकते हैं। लेकिन बताया गया कि एक दूसरा पहलू यह है कि ये एक पॉल्यूटेंट की तौर पर भी काम कर सकता है और ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। मतलब ये नेगेटिवली भी एक्ट कर सकता है, ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार कंसर्न क्या है, क्यों यहां पर इतनी चिंता वाली बात है इन सब चीजों को लेकर। क्योंकि आपको मालूम होगा जो भी रेडिएशन होती है, रेडिएशन अगर डिटेक्ट की जा रही है इन प्रोडक्ट्स के अंदर से, और बोला गया कि ये जो रेडिएशन है हमने किसी किसी प्रोडक्ट के अंदर इतना ज्यादा हाई रेडिएशन देखा है कि उसके लिए यहां पर लाइसेंस की रिक्वायरिंग रहेगी। मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल का रेडिएशन है उसके अंदर जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स को पहना जा रहा है, मतलब वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं तो उनके ऊपर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया गया, उसका बताया गया जो भी मिनरल्स यूज़ किए जा रहे हैं इस प्रोडक्ट के अंदर उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी है, मैंने आपको बता दिया है ना। और बोला कि ये रेडिएशन निकालता है और रेडिएशन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं, ये बेसिकली आयोनाइजिंग रेडिएशन को निकालते हैं। और आपको पता होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होते हैं। नहीं पता है तो देखो, आपका जो टावर आपको देखने को मिलेगा, घर के पास कोई भी टावर है, सीआरटी मॉनिटर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, टीवी, सेलफोन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पर रेडिएशन छोड़ती हैं, लेकिन ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। आपको मालूम होगा इसको लेकर काफ़ी विवाद भी चलता रहता है। नाउ जो ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये बहुत हार्मफुल होती हैं। क्वेश्चन ये है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन कहाँ कहाँ से निकलती है, तो आप देख पाओगे एक्सरे वगैरह हो गया, ठीक है, एक्सरे से जो मेडिकल एक्सरेज करवाए जाते हैं तो यहाँ पर जो ये रेस है बेसिकली वो भी काफ़ी हद तक रेडिएशन छोड़ती हैं। तो इसी वजह से बोला जाता है ज़्यादा एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। उसके बाद रेडियो एक्टिव सोर्स वही मैंने आपको बताया, यूरेनियम, थोरियम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से रेडिएशन निकलता है और वही हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है और उनका इस्तेमाल हो रहा है इन सामानों के अंदर, है ना। उन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है इन नेकलेस, पेंडेंट्स के अंदर। तो अगेन इंसान पहनेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली उसकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक छोर ये बोलता है कि यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप कम क्वांटिटी में इसको यूज़ करते हो तो यहाँ पर बॉडी के बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन इंसान ने पहना है वो तो लंबे समय तक पहनेगा। अब साइंटिस्ट ने बताया यह है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक उसको पहने रहता है तो उसके ऊपर नेगेटिवली ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मिसकंडक्ट या फिर आप कह सकते हो लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी ना बताया जाए। तो मैंने आपको बताया आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि यहाँ पर निकल रही है मैंने बताया एक्सरे से और उसके बाद रेडियो एक्टिव सोर्स से। नाउ जो ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये हेल्थ इफेक्ट्स बहुत बुरे कर सकती है, मतलब हेल्थ के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। हेल्थ रिस्क तो होगा, साथ ही साथ जो डीएनए होता है, डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी हमारा डैमेज हो जाता है, हमारे टिश्यूज वगैरह डैमेज हो जाते हैं। इनफैक्ट स्किन बर्न देखने को मिलेगा, कैंसर हो जाता है, हेयर फॉल देखने को मिलता है और भी इसी प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट आपकी बॉडी यहाँ पर इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती है। ये एक पिक्चर देख पाओगे, मैंने ज़्यादा पिक्चर ऐड नहीं करे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे, मतलब देखा ही नहीं जा रहा था। आप लोग खुद अगर सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से ये आप देख पाओगे रेडिएशन का इफेक्ट है बॉडी के ऊपर। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन प्रोडक्ट्स को पहनना कितना खतरनाक हो सकता है, ये यहाँ पर इस बॉडी ने बताया। क्लियर हुआ। अब और क्या बताया गया, जो IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिसर्चर्स हैं, इन्होंने देखा मलेशिया वगैरह के अंदर अंडर गारमेंट्स बनाए जा रहे हैं। उन अंडर गारमेंट्स के अंदर आप देख पाओगे टॉर्मेलाइन, मोनेजाइट और जिरकॉन का इस्तेमाल किया गया है। और कहीं ना कहीं टॉर्मेलाइन, मोनेजाइट, जिरकॉन के अंदर भी आपको यूरेनियम और थोरियम देखने को मिलेगा। तो यूरेनियम और थोरियम अपने आप में बहुत खतरनाक है ना। इनका यूज यहाँ पर भी किया गया, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरे कंट्रीज में अंडर गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आप समझ लो इंसान लंबे समय तक वो पहनेगा तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर उसकी हेल्थ को काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर या नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। नाउ और क्या बताया गया, अब देखो कुछ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं हम लोग इन चीज़ों को कम कर सकें। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन को लेकर हमारे पास एक बॉडी है, इंटरनेशनल बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड करके आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर काम करती है और बताती है बेसिकली कि जो ये रेडिएशन है एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर ही अंदर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिलहाल तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो आप देख पाओगे अलग अलग बॉडी हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया IAEA के बारे में, इन्होंने भी पहले कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी कर दी थी कि यहाँ पर रेडिएशन सेफ्टी फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को लेकर कि आप लोग रेडिएशन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, मतलब कि खासकर जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इनका आप लोग प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल मत करो। इंडिया के अंदर इसी को लेकर भी आपको एक और रूल्स देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर कौन से रूल हैं? एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स 2004, 2004 के रूल आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर काफ़ी सारे प्रोविजंस वगैरह मेंशन कर रखे हैं अगर आप लोग किसी प्रोडक्ट के अंदर किसी रेडिएशन वगैरह को डाल रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, बट इतना ज़रूर ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, इन रेडिएशन कब निकलनी है? जब यहाँ पर नेचुरली जो अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कौन से होते हैं? वो यूरेनियम, थोरियम और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर आपको यूरेनियम थोरियम देखने को मिलेगा। ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, ये नेचुरली पाए जाते हैं, माइनिंग वगैरह की जाती है, नेचुरली मिलते हैं और इसका मतलब एक तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो अच्छे के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, लेकिन दूसरा इससे बॉम्ब वगैरह भी बनाए जा सकते हैं और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये। क्लियर हुआ? नाउ इतना कुछ समझ में आ चुका है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और अपना टारगेट अचीव करवाओ। 2000 से ज़्यादा लाइक्स आप लोगों को पहुंचाने हैं और अपने दोस्तों के साथ यार वीडियो शेयर कर दिया करो और भी आगे पहुंचेगा। अब और बहुत कुछ यहाँ पर वीडियो के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है आप लोग के लिए, वीडियो को और ज़्यादा बेहतर भी बना दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, पूरे देश भर में इसके रिगार्डिंग भी चर्चा हो रही है। पिटीशन ऑन कॉन्जुगल राइट्स को लेकर चर्चा हो रही है, तो डिस्कस करेंगे कॉन्जुगल राइट्स क्या है, प्लस क्या दिक्कत देखने को मिल रही है, क्या यहाँ पर इशू है देश के अंदर, वो हम समझेंगे। ये न्यूज़ में क्यों है, अगेन आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल आप लोग को नीचे नजर आ रहा होगा। एक पिटीशन है जो कि चैलेंज कर रहा है, मतलब एक पिटीशन ने चैलेंज किया था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को। अब क्या है मुद्दा आगे समझेंगे, बट अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में, लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पिटीशन की सुनवाई नहीं करी है। उस पिटीशन का टाइटल है ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस यहाँ पर आप कह सकते हो कि लास्ट भी जो हर्ड किया गया था, लास्ट इसकी सुनवाई हुई थी जुलाई 2021 के अंदर, तब से अभी तक यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी ऐसी सुनवाई हुई नहीं है। तो मांग ये की जा रही है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ बताए, कुछ अपना मुद्दा सुनाए। चलो हम लोग अभी यहाँ पर बात करेंगे क्या क्या इशू है। उससे पहले जान लो ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा। जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक मेंशन है, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन जेंडर और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। बात करते हैं कॉन्जुगल राइट्स को लेकर। देखो कॉन्जुगल राइट्स यहाँ पर कुछ ऐसे राइट्स है जो कि यहाँ पर बोला जाता है शादी वाले राइट्स, शादी के हक, ठीक है, वैवाहिक हक आप लोग कह सकते हो, इसको बोलते हैं कॉन्जुगल राइट्स। यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों के ऊपर ये एक तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं। अब ध्यान सुनना इस बात को जो मैं आगे बता रहा हूँ। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 9, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सेक्शन 22, और जो ये हिंदू मैरिज एक्ट है कौन सा है, 1955 वाला, ठीक है। तो फिर से बोल देता हूं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 9 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सेक्शन 22 ये पावर देता है हस्बैंड और वाइफ को, किस चीज को लेकर, कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर दूसरे को डिवोर्स देता है बिना किसी रीजन के, तो उस डिवोर्स को वहीं पर ही रोक दिया जाए, बस इतना ही मामला था खत्म। तो कॉन्जुगल राइट्स के अंदर क्या है, एक वैवाहिक हक है, मतलब कॉन्जुगल राइट्स शादी को प्रोटेक्शन देता है, डाइवोर्स होने से बचाता है, डाइवोर्स नहीं होने देता। अगर डाइवोर्स देना है तो उसके पीछे का एक रीजनेबल रीजन होना चाहिए, ठोस रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास ठोस रीजन नहीं है तो वो डाइवोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट वेमेन और मेन दोनों के पास देखने को मिलेंगे, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास देखने को मिलेंगे। उन दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है, कोई विवाद हो चुका है मान लो, तो यहाँ पर अगर मान लो क्या है कि कोई वेमेन कह रही है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए अब, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैन नहीं चाहेगा, मन अगर मतलब नहीं चाहेगा कि डाइवोर्स नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। अगर वो चाहेगा डाइवोर्स होए तभी वो हो पाएगा, क्योंकि क्या है, कॉन्जुगल राइट्स उसको बांध देते हैं, कॉन्जुगल राइट्स यहां पर उस शादी को प्रोटेक्शन देते हैं। तो क्लियर हुआ कॉन्जुगल राइट्स एग्जैक्टली क्या होता है, तो मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं। ये जो नो एक्ट के अंदर आप कह सकते हो एम्पावर किया गया है हस्बैंड और वाइफ को टू मूव द लोकल कोर्ट कंप्लेनिंग दैट द अदर पार्टनर हैज विड्रॉन फ्रॉम द मैरिज विदाउट अ रीजनेबल कोज, मतलब कि किसी ने मतलब बिना किसी कारण के डाइवोर्स ले लिया है। अगर यहां पर कोई डाइवोर्स ले लेगा, ठीक है, मान लो ये हस्बैंड है और यहां पर ये वाइफ देखने को मिलेगी, और मान लो वाइफ परेशान होगी किसी चक्कर में, यहाँ पर वो कह रही मुझे डाइवोर्स चाहिए, उसके पीछे का कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, ठीक है, और ये अलग हो गई, बोले कि हाँ अब मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं अलग रह रही हूँ, तो क्या होगा, ये हस्बैंड कोर्ट के अंदर जाएगा, कोर्ट के अंदर कंप्लेंट दर्ज करेगा और कहेगा मेरे पास कॉन्जुगल राइट्स है, ठीक है, मुझे मेरी बीवी चाहिए है ना। तो ये यहाँ पर बोलेगा कि मेरे कॉन्जुगल राइट्स है मेरे पास और इस शादी को प्रोटेक्ट किया जाए।
तो कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली यहाँ पर ये शादी को प्रोटेक्शन देता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर फिर डाइवोर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाइवोर्स होने के लिए भी यहाँ पर दोनों तरफ से रजामंदी होनी चाहिए, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इसी कॉन्जुगल राइट्स को रिकवर करने के बारे में चर्चा की गई है। देखो मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ और बात बताता हूँ। कॉन्जुगल राइट्स का जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन नहीं है, कॉलोनियल ओरिजिन है, यहाँ पर अंग्रेज लेकर आए थे। ठीक है, ये ओरिजिन हुआ है जूइश लॉ के अंडर से, तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश रूलर्स ने यहाँ पर पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आगे लेकर आए, और यही प्रोविजन, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रोविजन मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो डाइवोर्स एक्ट है 1869 का, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको अलग जगह पर देखने को मिलेंगी। प्लस बोला गया कि यूके ने यहाँ पर इसको, यूके ने तो रिपील कर दिया, लेकिन इंडिया के अंदर अभी आप देख पाओगे ये लॉ चल रहा है। ठीक है, इस लॉ के अंदर यहाँ पर काम होता हुआ नजर आता है। अब आप कहोगे अच्छी बात तो है कि डाइवोर्स को मतलब शादी को बचा रहा है, डाइवोर्स होने बचा रहा है, एक मतलब शादी बच रही है, तो इसमें अच्छी बात तो है। इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? देखो दिक्कत वाली बात यह है ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वॉयलेशन ऑफ राइट का मुद्दा भी आ जाता है। वॉयलेशन ऑफ राइट, हाँ बिल्कुल ऐसा ही आता है। देखो यहाँ पर होता क्या है, किसी का भी राइट टू प्राइवेसी एक तरीके से एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब क्या है? देखो मतलब ये सुनो, अगर मान लो यहाँ पर शादी हो चुकी है, ठीक है, एक आप कह सकते हो, एक केस लेते हैं हम लोग, ये मान लो यहाँ पर ये शादी हुई है हस्बैंड और वाइफ की। अब हुआ क्या, शादी होने के बाद अब मान लो मैरिटल रेप की कंडीशन देखने को मिली। ठीक है, कौन सी मैरिटल रेप की कंडीशन देखने को मिली? मैरिटल रेप आप कह सकते हो शादी के बाद यहाँ पर जो है हस्बैंड के थ्रू फोर्सफुली यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाता है वाइफ के साथ, ये मैरिटल रेप की कंडीशन हुई। अब यहाँ पर आप कह सकते हो विमेन चाहती है कि नहीं, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर डाइवोर्स चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती आगे। तो क्या होगा, तब भी आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि आप डाइवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि मैरिटल रेप को भी लीगैलिटी मिली हुई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो व्यक्ति है ये अपने कॉन्जुगल राइट्स का इस्तेमाल करेगा, कहेगा कि यहाँ पर देख पाओगे मैरिटल रेप है, मैरिटल रेप को लीगैलिटी मिली हुई है, कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर ये विमेन डाइवोर्स कर रही है, तो इसी वजह से मैं ये डाइवोर्स देना नहीं चाहता हूँ और मेरे कॉन्जुगल राइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कोर्ट पहुँच जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब परेशानी ऐसी हो जाती है कि हाँ यार अब हटना ही है, डाइवोर्स लेना ही है, लेकिन आप कह सकते हो उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर भी आप कह सकते हो कोर्ट क्या कहेगा, उनको साथ में रहने के लिए बोलेगा इस कॉन्जुगल राइट्स का इस्तेमाल करके। तो इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वोलेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेगा, आपका फंडामेंटल राइट है, तो कहीं ना कहीं इनका वोलेशन होता हुआ नजर आता है। तो ये है यहाँ पर मुद्दा। आई होप आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे एग्जैक्टली क्या है। लेकिन एक बात और ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात क्या ध्यान रखना है, ये जो लॉ है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं जेंडर न्यूट्रल लॉ, किसी की तरफ बायस नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जेंडर न्यूट्रल लॉ का मतलब है ये अलाउ करता है वाइफ और हस्बैंड दोनों को कि दोनों अपने कॉन्जुगल राइट्स को रिकवर कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर हस्बैंड ने एक तरीके से डाइवोर्स ले लिया, वेमेन यहाँ पर मना करती है मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, कोर्ट पहुंच गई कॉन्जुगल राइट्स को मांगने के लिए, इसको रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पर वेमेन के फेवर में जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं, मतलब कि एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, दोनों को यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो आप लोग को इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है। क्लियर हुआ। आई होप आप लोग अच्छे से बहुत सिंपल शब्दों में इस पूरे टिपिकल से टॉपिक को समझ चुके होंगे। आप समझ चुके तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और दबा दो यार लाइक का बटन, और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की जा रही है एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सुभाष चंद्र बोस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक अवार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हुए चलना। ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जीएस पेपर 3 के अंदर जो टॉपिक है ना हमारा, वो डायरेक्टली ऐसी टॉपिक यहाँ पर एक तरीके से आपको हमारे सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा। अभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट एज इट इज आपके सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हुआ क्या है, अभी जो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब एक इंस्टीट्यूट है, साथ ही साथ एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रोफेसर विनोद शर्मा। एक इंस्टीट्यूट है और एक व्यक्ति है, दोनों को यहां पर क्या मिला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये 2022 के लिए यहां पर इनको सेलेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अवार्ड है बेसिकली किसके लिए है, अगर आप डिजास्टर को मैनेज करोगे, कोई यहां पर आपदा आ रही है, उस आपदा को यहां पर आप लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हो, लोगों की जान बचा रहे हो और बहुत सारे काम कर रहे हो, तो उसकी कैटेगरी के अंदर आपको यह अवार्ड मिलता है। क्लियर हुआ। तो एक इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक पर्टिकुलर व्यक्ति है विनोद शर्मा जिनको यह अवार्ड दिया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, देखो नेचुरल डिजास्टर्स कौन से हो गए,
टॉर्नेडो, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ड्राफ्ट, एवेलांक, डस्ट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट फायर, कोई भी यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। अगर ये विवाद आया है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो परेशानी आई है, दुर्घटना घटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई इंस्टीट्यूट लोगों की मदद करता है और इस दुर्घटना का जो इम्पैक्ट है उसको कम करता है, तो उस व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने इस अवार्ड को बनाया था, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये बेसिकली एक तरीके से उस व्यक्ति को और उस इंस्टीट्यूशन को भी देता है जो कि एक तरीके से सेल्फलेस सर्विस देते हैं और डिजास्टर को मैनेज करने का काम करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपदा प्रबंधक पुरस्कार किस चीज से रिलेटेड है, तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नाउ ये जो अवार्ड है बेसिकली इसको हर साल अनाउंस किया जाता है 23 जनवरी को। तो अभी रिसेंटली 23 जनवरी निकली है, तो इसी वजह से ये चर्चा में आया है। और 23 जनवरी को हम लोग बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, भी आप लोग को मालूम होगा। अब एक क्वेश्चन और होगा, या अब यहाँ पर जो ये अवार्ड मिला है इसके अंदर क्या मिलता है, कितना कैश प्राइस वगैरह है। तो इसके अंदर कैश प्राइस मिलता है 51 लाख रुपए का। कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लो अभी गुजरात इंस्टीट्यूशन है, तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो उसको 51 लाख रुपए का कैश प्राइस मिलेगा। या कोई व्यक्ति है, जैसे अभी हमने बात करा विनोद शर्मा, ये व्यक्ति देखने को मिलेंगे, उनको 5 लाख रुपए का प्राइस मिलेगा। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है तो 5 लाख रुपए का प्राइस मिलेगा, कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको 51 लाख रुपए का प्राइस मिलेगा। क्लियर हुआ? नाउ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, तो देखो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का काम ही ऐसा है कि यहाँ पर ऐसा प्रोसेस जहां पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशनल स्किल ये सब मिलकर काम करें और जो ये डिजास्टर का इंपैक्ट है उसको कम से कम करें। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है तो उसके इंपैक्ट को कम किया जा सके, यही यहाँ पर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, जैसा हेडिंग है वैसे यहाँ पर इसका डेफिनेशन है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। नाउ जब हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो 3 कंडीशन में डिजास्टर को मैनेज किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। एक होता है डिजास्टर से पहले। डिजास्टर से पहले वार्निंग वगैरह देकर हम लोग चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि जो रिस्क है उसको कम से कम कर सकते हैं, जो बर्बादी है उसको कम से कम कर सकते हैं। कोई यहाँ पे आपदा आने वाली है तो लोगों को वहां से हटा दिया जाए, उनकी जान को बचा लिया जाए, है ना। तो इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। एक दूसरा होता है ड्यूरिंग अ डिजास्टर, मतलब डिजास्टर आ चुका है, ठीक है, वो यहाँ पर बर्बादी चल रही है, तो उसमें यहाँ पर जो भी विक्टिम्स है, लोग सफर कर रहे हैं, उनको हम लोग बचा सकते हैं। उसका एक होता है आफ्टर ए डिजास्टर, बिल्कुल सिंपल सा है, डिजास्टर होने के बाद काफी बर्बादी हो चुकी है तो उसको रिकवर करने में हम लोग मदद कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट हर तरीके से किया जा सकता है, डिजास्टर आने से पहले और डिजास्टर आया हुआ है उस समय भी, और या फिर डिजास्टर आने के बाद भी यहाँ पर इसको मैनेज किया जा सकता है। क्लियर हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कौन सी होती है, जहां पर होता है हम लोग क्या करते हैं, डिजास्टर आया कोई तो रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकवर करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसको आप लोग एक डायग्राम बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, मतलब देश भर कह रहा हूं, सॉरी, पूरे दुनिया भर में काफी चर्चा हो रही है। और रिसेंटली द हिंदू ने भी इसको कवर किया था, हमने कल भी शायद इसका बारे में डिस्कशन किया था। देखो क्या है, बुर्किना फासो के अंदर आर्मी रूल आ चुका है। कल मैंने आपसे पूछा भी था बुर्किना फासो कहां पर है ना, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर। अभी क्या है, ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो बुर्किना फासो की आर्मी है इन्होंने अनाउंस किया, और वहां के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे रोज काबोरे, ठीक है, रोज काबोर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनको सस्पेंड कर दिया, इनको सस्पेंड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसॉल्व कर दिया, सरकार को डिसॉल्व कर दिया, मतलब वहां पे पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म कर दी। एक तरीके से बोलते हैं मिलिट्री कू इसको, है ना, मिलिट्री कू, मतलब वहां की मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। जैसे आज के टाइम पर आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा ना, उसी प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, कि मतलब अब मिलिट्री है उसने पूरी तरह से चीज़ों को कब्जा लिया है, अब वो यहाँ पर रूल कर रही है। ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, तो जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक मेंशन है, रीजनल ग्रुपिंग, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ये बुर्किना फासो कहाँ पर है। ये आप लोग देख पाओगे पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आपको बुर्किना फासो ये देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इर्द गिर्द इसके आसपास दूसरे दूसरे देश हैं और कोई सी का रास्ता यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। इसको जूम करके थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर आपको बुर्किना फासो देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, अब लोग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बुर्किना फासो हुआ, ऊपर माली हुआ, इधर नाइजर हुआ, इधर आपको बेनिन नीचे देखने को मिलेगा, इधर घाना देखने को मिलेगा, ये अलग अलग नेशंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको बीच में बुर्किना फासो देखने को मिलेगा। इर्द गिर्द इसके आसपास देश हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको लैंड लॉक कंट्री बोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने बात की बुर्किना फासो के अंदर क्या हुआ, वहाँ की मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, तख्ता पलट कर दिया, वहाँ पर वहाँ की सरकार को हटा दिया, अब अपने हाथ में सारी चीज़ें कब्जा ली हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है बुर्किना फासो के इतिहास के बारे में। देखो, बुर्किना फासो एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था, मतलब फ्रांस का रूल हुआ करता था, ठीक है। बुर्किना फासो ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी इनस्टेबिलिटी को सफ़र किया है,
ठीक है। अब क्या हुआ, जब से देश आज़ाद हुआ है, लगभग 1960 में फ्रांस के चंगुल से आज़ाद हुआ था, 1960 में आज़ाद हुआ फ्रांस से, और तब से अभी तक इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, प्लस यहाँ पर बहुत बार कू हो चुका है, मतलब मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है। उसके बाद इस कंट्री का जो नाम है ना बुर्किना फासो, इसका मतलब होता है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन। ठीक है, लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन इसका नाम रखा गया है। ये नाम रखा गया था एक मिलिट्री ऑफिसर थे थॉमस संकरा, इनके थ्रू। ठीक है, अब ये रखा गया था 1983 में, अब इनको मार भी दिया गया था बाद में 1987 में, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो बुर्किना फासो कंट्री का नाम है लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन। तो क्वेश्चन बने लैंड ऑफ द ऑनेस्ट मैन किसी से रिलेटेड है, तो वो बुर्किना फासो से रिलेटेड है, क्योंकि ये चर्चा में भी है। क्लियर हुआ? बताया गया 2015 से ही ये जो कंट्री है, जो देश है, ये यहाँ पर आतंकवाद से लड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आतंकवाद से लड़ रहा है। इससे इनकी मतलब कंट्री काफ़ी बुरी तरह से हिट हुई है। इनफैक्ट यहाँ पर इनके यहाँ पे टूरिज्म वगैरह भी काफ़ी हिट हुआ है। और मैंने आपको बताया लैंडलॉक कंट्री है, ये भी हम लोगों ने देखा। और वेस्ट अफ्रीका की एक पुअर कंट्री है। वेस्ट अफ्रीका मतलब ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ, ये वेस्टर्न साइड हुआ। तो वेस्ट अफ्रीका की यहाँ पर एक गरीब देश है, देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट ये गोल्ड प्रोड्यूसर है, सोने का प्रोडक्शन होता है। सोने का प्रोडक्शन होने के बाद भी एक गरीब देश के अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बार तख्ता पलट हो गया है, बहुत ज़्यादा आतंकवाद है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये सब सिचुएशन क्रिएट हुई। देन उसके बाद बोला गया जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे जो भी टेररिस्ट वगैरह है, टेररिस्ट का है, टेररिज्म कंट्रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा बुर्किना फासो के अंदर। ठीक है, उसके बाद अलकायदा का रोल देखने को मिलेगा, इस्लामिक स्टेट का रोल देखने को मिलेगा। इन सब का लिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में है कहाँ पर, बुर्किना फासो के अंदर। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। इनफैक्ट इसके ऊपर माली देखने को मिलेगा, माली के अंदर भी बहुत सारा आप देख पाओगे ये टेररिज्म देखने को मिल जाता है। अब हुआ क्या, जैसे यहाँ पर तख्ता पलट हुआ, यहाँ की मिलिट्री ने सब चीज़ें पूरी तरह से देश को कब्जाया, तो उसके बाद दुनिया भर का रिस्पांस आया है। दुनिया भर ने यहाँ पर बोला है कि भाई जल्दी से जैसे सिचुएशन पहले थी उसी को रिस्टोर कर दिया जाए। जैसे कि अफ्रीकन और वेस्टर्न पावर्स ने यहाँ पर बोला कि भाई आपने बिल्कुल गलत किया है। यूरोपियन यूनियन सामने आया, उन्होंने यहाँ पर निंदा करी इसकी। यूनाइटेड स्टेट्स ने निंदा करी कि वापस से यहाँ पर पावर को दी जाए। यूनाइटेड नेशन ने भी यहाँ पर निंदा करी है और बिल्कुल बोला है कि जो पावर्स है वापस से यहाँ पर डेमोक्रेसी लेकर आई जाए, लोगों के पास यहाँ पर इलेक्शन को लेकर पावर होनी चाहिए। ऐसे तख्ता पलट बिल्कुल भी सही नहीं है। क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या, अब तो खत्म हो गया। ठीक है, अब जितने आर्टिकल थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल खत्म हो गए। आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं और आई होप आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है। ठीक है, अब सुना है तो फटाफट इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, भारत सेलिब्रेट करता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल, कौन सी तारीख को? जल्दी से नीचे तारीख बता दो। अगला क्वेश्चन, द मिनरल्स दैट प्रोड्यूस दीज नेगेटिव आयंस, मतलब कुछ मिनरल्स है जो कि नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादातर नेचुरली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। अच्छा, नेचुरली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मैंने आप लोगों को बताया, दो पर्टिकुलर नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। ठीक है, एक यूस है, एक टीस है। चलो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है आपसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कौन सा सेक्शन और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कौन सा सेक्शन कॉन्जुगल राइट्स के लेकर चर्चा करता है? तो आप लोगों को इन दोनों सेक्शन के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया यहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर एक अवार्ड बनाया है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आखिरकार ये कौन सी फील्ड के लिए है आप लोगों को बताना है। अगर कोई व्यक्ति क्या काम करेगा, अगर वो काम करेगा तो उसके बदले में अवार्ड मिलेगा, तो वो काम क्या है आप लोगों को उसके बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन, बुर्किना फासो का कंट्री का नाम, यहाँ पर इसका मतलब एक और कुछ और नाम है जो कि थॉमस संकरा ने दिया था, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर वो नाम एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कुछ, हाँ याद आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मैं बोलने जा रहा था ना। यहाँ पर आपको अगले पेपर पे सारे ये आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे, चाहो तो आप लोग यहाँ पर इनको देख सकते हो, बट अपने आप सॉल्व करना तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है ना। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैंने जो क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन लगाने का मेन पर्पस यही है कि आप वीडियो अच्छे से सुनो। आई होप आप लोगों ने सुना है और इनको सॉल्व करोगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।